Hit subscribe button and don't forget to press the bell icon for regular updates. चलिए आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक टैक्स इनवॉइस क्रेडिट एंड डेबिट नोट एंड ई वे बिल। चैप्टर प्रोसीजरल है। ऑलरेडी इसकी कुछ बातें हमने टाइम ऑफ सप्लाई के साथ करी हुई हैं, तो ज़्यादा समय हमें नहीं लगेगा टैक्स इनवॉइस क्रेडिट नोट और डेबिट नोट में। ई वे बिल आपका इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, इसको अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज का टारगेट जो है वो है टैक्स इनवॉइस क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट। टैक्स इनवॉइस इशूड बाय द सप्लायर ऑफ टैक्सेबल गुड्स एंड टैक्सेबल सर्विस। जो टैक्सेबल गुड्स और टैक्सेबल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वही व्यक्ति टैक्स इनवॉइस इशू करेंगे। और टाइम लिमिट क्या है टैक्स इनवॉइस को इशू करने का, इसे सेक्शन नंबर 31 में मेंशन किया गया है। इन केस ऑफ गुड्स, ये आपको पता है, जब हमने टाइम ऑफ सप्लाई पढ़ाया था आपको, तो हमने आपको बताया था कि आपके केस में टाइम लिमिट क्या होता है। जब आप गुड्स का सप्लाई करते हो तो अगर गुड्स में मूवमेंट इन्वॉल्व है तो आपको इनवॉइस इशू करना होता है एट द टाइम और बिफोर द रिमूवल ऑफ द गुड्स, बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स, राइट। और अगर मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है तो आपको इनवॉइस कब इशू करना होता है? सर, जब मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं होती है तो आपने बताया था कि हमें इनवॉइस इशू करना होता है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। तो डिलीवरी के वक्त आप क्या करेंगे? इनवॉइस इशू करेंगे। और अगर कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स है तो सर आपने हमको बताया था कि जब पीरियोडिकल स्टेटमेंट इशू होता है या फिर जब हमें पेमेंट रिसीव होती है, दोनों में जो भी अर्लियर होगा वहां पर अपन क्या करेंगे? इनवॉइस इशू करेंगे। Where successive statements of accounts, successive payments are involved, the invoice shall be issued before or at the time of each such successive statement is issued or each such payment is received। तो जब आपको पेमेंट रिसीव होगी तब आप इनवॉइस इशू करेंगे, या फिर जब आप स्टेटमेंट इशू करेंगे तब आप इनवॉइस इशू करेंगे। ये हम क्या पढ़ रहे हैं सर? ये सब हम लोग ड्यू डेट पढ़ रहे हैं, टाइम लिमिट पढ़ रहे हैं, कब तक हमें इनवॉइस इशू कर देना चाहिए। तो बेसिक पर्पस ये टाइम लिमिट सेट करने का क्या है? बेसिक पर्पस ये टाइम लिमिट सेट करने का है टाइम ऑफ सप्लाई के लिए। अगर आप विद इन द टाइम इनवॉइस इशू नहीं करते हो तो ऐसा नहीं है कि कोई पेनल्टी लग जाएगी, कोई फीस भरना पड़ेगा, कोई फाइन भरना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप लेट इनवॉइस इशू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टाइम ऑफ सप्लाई के लिए, टाइम ऑफ सप्लाई के लिए जो जीएसटी है वो आपका ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस को कंसीडर करेगा। बात समझ में आया? तो सेक्शन 31 में जो ड्यू डेट्स डिक्लेयर करने का पर्पस है वो सिंपल सा बस इतना है कि हमें जो टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना है उसमें हमें दिक्कत ना आए, हम आपका टाइम ऑफ सप्लाई टाइम से डिसाइड कर पाए। अगर गवर्नमेंट ने ऐसा ना किया होता, गवर्नमेंट ने एक्चुअल इनवॉइस को कंसीडर किया होता, तो सप्लायर और रिसिपिएंट आपस में मिलकर गवर्नमेंट के टैक्सेस को क्या कर सकते थे? देर से जमा कर सकते थे। देखो भाई, अब गवर्नमेंट क्या कहती है? गवर्नमेंट कहती है कि देख, ये तेरी ड्यू डेट है, ये तेरी ड्यू डेट है, ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस है। अगर तू यहां तक इनवॉइस इशू कर देता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करता है तो बाद में इनवॉइस इशू करता है, तो अपन टाइम ऑफ सप्लाई के लिए तेरी एक्चुअल डेट को कंसीडर नहीं करेंगे। टाइम ऑफ सप्लाई के लिए हम किसको कंसीडर करेंगे? ड्यू डेट को कंसीडर करेंगे। लेकिन अगर तू ड्यू डेट से पहले, तो ड्यू डेट से पहले ही इनवॉइस इशू कर देता है तो तू अच्छा इंसान है। तेरे लिए फिर हम ड्यू डेट कंसीडर नहीं करेंगे, हम एक्चुअल इनवॉइस को कंसीडर करेंगे। बात समझ में आ रहा है? पर्पस क्या है गवर्नमेंट का ड्यू डेट डिटरमाइन करने का? पर्पस सिर्फ इतना है कि गवर्नमेंट टाइम ऑफ सप्लाई टाइमली डिटरमाइन कर सके, गवर्नमेंट अपने टैक्सेस अर्ली स्टेज पे आपसे कलेक्ट कर सके। इसके लिए गवर्नमेंट ने आपके लिए ड्यू डेट्स फिक्स करी है। अगर आप ड्यू डेट्स तक इनवॉइस इशू नहीं करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके ऊपर कोई पेनल्टी लग जाएगा, कोई फीस होगा, कोई फाइन होगा, राइट। आगे क्या कहता है? अगर गुड्स आपने सेल करे हैं ऑन रिटर्न और अप्रूवल बेसिस, इस केस में आपने क्या पढ़ा था कि सर अगर रिमूवल के 6 महीने के अंदर, रिमूवल से 6 महीने के अंदर अगर हमें अप्रूवल मिल जाता है तो जिस दिन अप्रूवल मिलता है वो दिन हमारे लिए ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस होगा। और रिमूवल से 6 महीने के अंदर अगर हमें अप्रूवल नहीं मिलता है तो जिस दिन हमारे 6 महीने एक्सपायर होंगे वो हमारे लिए ड्यू डेट बन जाएगा। वेयर द गुड्स हैव बीन सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, देन
ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस शैल बी बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई। बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई का मतलब क्या हुआ सर? वो वाला दिन जिस दिन आपको अप्रूवल मिला है वो वाला दिन, राइट? या फिर 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल विच एवर इज अर्लियर। चलिए इसका एक क्वेश्चन करा देता हूं। वैसे तो मैंने टाइम ऑफ सप्लाई के साथ कराया था, पर फिर भी आपको कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज हो जाएगा। मान लेते हैं मिस्टर एक्स ने सप्लाई करे हैं या फिर रिमूव करे हैं गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस टू मिस्टर वाई ऑन 10th जुलाई 2019। 10th जुलाई 2019 को इन्होंने गुड्स को रिमूव किया है। अब आपको एक्सेप्टेंस मिला है केस नंबर ए में। केस नंबर ए में आपको एक्सेप्टेंस मिला है, मान लीजिए 10th सितंबर 2019 को, और केस बी में आपको एक्सेप्टेंस मिला है 10th मार्च 2020 को। तो इस केस में आपका जो ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस है, वो क्या होगा सर? ये एक्सेप्टेंस का डेट हो गया और 6 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ रिमूवल पकड़ लीजिए। 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल, 10th जैन से 10th अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन। 10th जैन 2020, 10th जैन 2020। तो एक्सेप्टेंस का डेट या फिर आपका 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल विच एवर इज अर्लियर शैल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। 10 सितंबर और 10th जैन, 10 सितंबर 19 विल बी अर्लियर, 10th मार्च 20 और 10th जैन 20, 10th जैन 20 शैल बी अर्लियर। तो ये हमने ऑलरेडी चारों केसेस किसके साथ पढ़े हुए थे? सेक्शन 12 टाइम ऑफ सप्लाई में पढ़े हुए थे। आज आपके एक बार दोबारा से रिवाइज हो गए। इन द केस ऑफ सर्विसेज के केस में क्या होगा? जनरली आपको जो इनवॉइस इशू करना होता है वो 30 डेज के अंदर इशू करना होता है फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस। लेकिन अगर आप बैंकिंग कंपनी हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, इंश्योरेंस कंपनी हो, तो उस केस में आपको जो टाइम दिया जाता है वो 45 डेज का दिया जाता है। तो जनरली आपके लिए 30 डेज होता है ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस। लेकिन अगर आप बैंकिंग कंपनी है, फाइनेंशियल कंपनी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, तो उस केस में आपको 45 डेज का टाइम दिया जाता है। अगर कॉन्टिन्यूस सप्लाई होता है सर्विस का, तो हमने इसके अंदर 3 केसेस पढ़े थे। पहला केस हमने पढ़ा था कि ड्यू डेट हमने फिक्स कर ली है एज पर कॉन्ट्रैक्ट। हमारी ड्यू डेट फिक्स है एज पर कॉन्ट्रैक्ट। ड्यू डेट किसकी? पेमेंट की ड्यू डेट फिक्स है। तो जो पेमेंट की ड्यू डेट है वही आपके लिए इनवॉइस की भी ड्यू डेट हो जाएगी। और अगर आपने कोई पेमेंट की डेट कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स नहीं करी है, तो जिस दिन आपको पेमेंट मिलती है वो दिन आपके लिए ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस हो जाता है। और कहीं आपने पेमेंट को लिंक किया हुआ है कंप्लीशन ऑफ इवेंट के साथ, तो वो दिन आपके लिए ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस बनता है जिस दिन आपका इवेंट कंप्लीट होता है। अब इसका डिटेल्ड एग्जांपल मैंने आपको टैक्सेशन कोचिंग क्लासेस का बताया था कि भाई आप मेरे यहाँ एडमिशन लेने के लिए आते हैं, टैक्सेशन क्लास के लिए। तो जो क्लासेस हैं वो आपकी 4 मंथ्स चलेंगी और जो फीस है वो है 10,000 रुपीज़, जो कि आपको 4 इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है। ठीक है ना? ये आपको 4 इंस्टॉलमेंट्स पे पे करना है। तो अगर मैंने ड्यू डेट फिक्स कर दी है, 1st ऑफ एवरी मंथ कमेंसिंग 1 अक्टूबर। तो 1 अक्टूबर से हर महीने की पहली तारीख को आपको मेरे को फीस देनी है। तो ड्यू डेट मेरे लिए क्या बन जाएगी? 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर एंड 1 जैन। ये मेरे लिए ड्यू डेट्स बन जाएंगी इनवॉइस इशू करने के लिए। अब अगर मैंने आपके साथ कोई भी ड्यू डेट फिक्स नहीं करा है, बस मैंने इतना कहा है कि आपको पेमेंट जो करनी है वो 4 मंथली इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है।
मैंने आपको डेट नहीं बताई, मैंने आपको बस इतना कहा कि आपको 4 मंथली इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट करनी है। तो इस केस में क्या होगा सर, इस केस में जिस दिन आपको पेमेंट मिलेगी वो वाला दिन आपके लिए ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस होगा। तो मान लीजिए स्टूडेंट ने मेरे को पेमेंट दी, पहली पेमेंट मेरे को 1 अक्टूबर मिली, दूसरी पेमेंट मेरे को 10 नवंबर को मिली, अगली पेमेंट मेरे को 5 दिसंबर को मिली, उसकी अगली पेमेंट मेरे को 28 जैन को मिली। तो जो ये पेमेंट रिसीव का डेट है यही मेरे लिए क्या बन जाएगा, ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस। तीसरा केस क्या हो गया कि सर हमारी जो फीस है उसको हमने लिंक कर दिया है इवेंट्स के साथ। हमने आपसे कहा कि जब आपका एडमिशन होगा तो आपको 25% फीस पे करनी है, जब आपका 25% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो आपको अनदर 25% पे करना है, जब आपका 50% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो आपको अनदर 25% पे करना है, और जब आपका 75% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो आपको बैलेंस 25% पे करना है। अब मान लीजिए आपने एडमिशन लिया है मेरे पास 10 सितंबर 19 को, तो मैं आपको इनवॉइस इशू करूंगा 10 सितंबर 19 को जब आप एडमिशन लेंगे। जब 25% सिलेबस कंप्लीट होगा तो मेरी 25% ऑफ फीस ड्यू हो जाएगी। तो मान लीजिए मेरा 25% सिलेबस कंप्लीट होता है 20 अक्टूबर 19 को। तो जैसे ही मेरा 25% सिलेबस कंप्लीट होगा मैं आपको इनवॉइस इशू कर दूंगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट आपने मुझे पेमेंट किया नहीं किया। मेरे लिए जो ड्यू डेट होगी वो इवेंट का कंप्लीशन होगी, और इवेंट का कंप्लीशन किस दिन हुआ है, 20 अक्टूबर। 50% सिलेबस मेरा कंप्लीट हुआ सपोजिंगली 15 नवंबर को। तो 15 नवंबर को मैं बैलेंस 25% की आपको इनवॉइस दे दूंगा, और 75% सिलेबस मेरा कंप्लीट हुआ 26 दिसंबर 19 को। तो 26 दिसंबर 19 को मैं आपको 25% का इनवॉइस दे दूंगा। मतलब कि इवेंट के साथ पेमेंट्स को लिंक कर दिया जाएगा। जब वो इवेंट कंप्लीट होगा तभी आपका पेमेंट क्या हो जाएगा, ड्यू होगा, और आपको इनवॉइस क्या करनी पड़ेगी, इशू करनी पड़ेगी। पेमेंट मिलती है नहीं मिलती है उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं बार बार फिर से आपसे बोल रहा हूं कि ये जो ड्यू डेट्स लिखी हैं इनका पर्पस सिर्फ टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमिन करने का है। ये टाइम ऑफ सप्लाई को अर्ली स्टेज पे लाने के लिए, टाइम ऑफ सप्लाई को अर्ली स्टेज पे लाने के लिए, ताकि अर्ली टैक्स कलेक्शन हो सके, इसके लिए गवर्नमेंट ने ये ड्यू डेट्स डिक्लेयर करी हैं। क्योंकि अगर वो एक्चुअल पे छोड़ती तो सप्लायर और रिसिपिएंट कभी इनवॉइस इशू करते ही ना आपस को, वो डीले करते जाते, और वो डीले करते तो गवर्नमेंट के टैक्सेस भी डीले हो जाते। तो गवर्नमेंट ने टैक्सेस कलेक्शन को अर्ली स्टेज पे लाने के लिए ड्यू डेट्स का कॉन्सेप्ट निकाला कि इस डेट तक इनवॉइस इशू कर दो तो बहुत अच्छा, नहीं इशू करते हो तो हम ड्यू डेट को ही टाइम ऑफ सप्लाई पर्पस के लिए कंसीडर कर लेंगे। अभी तक कुछ भी नया नहीं पढ़ा, ये पुरानी बातें थी जो आपने पढ़ी हैं। गुड्स वाली बातें आपने सेक्शन नंबर 12 में पढ़ी थी मेरे साथ, और सर्विसेज वाली बातें आपने सेक्शन नंबर 13 में पढ़ी थी मेरे साथ। फिलहाल एक बार फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए मैं आपसे पूछ लेता हूं, क्या कोई प्रॉब्लम है इन द केस ऑफ गुड्स, इन द केस ऑफ सर्विस? सिर्फ पुराना हमने रिकॉल किया है, कुछ भी नया अभी तक हमने नहीं पढ़ा। ठीक है, बताइए। अगला पॉइंट भी आप लोग का पढ़ा हुआ था, वेयर सप्लाई ऑफ सर्विस सीजेस बिफोर इट्स कंप्लीशन। तो भाई अगर आपकी सर्विस पूरी कंप्लीट होने से पहले ही रोक दी जाती है, सीज कर दी जाती है, तो उस केस में आपका ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस क्या होगा? सर जिस दिन सर्विस सीज हुई है उसी दिन हमें इनवॉइस इशू करनी चाहिए, और जितनी सर्विस कंप्लीट हो चुकी है उतनी सर्विस के लिए हमें इनवॉइस इशू करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारा 70% सर्विस कंप्लीट हुआ था और सर्विस को रोक दिया गया आज के दिन, तो हम क्या करेंगे, आज के दिन इनवॉइस इशू करेंगे, और जो वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी वो 70% होगी। 100% इनवॉइस इशू नहीं करेंगे क्योंकि सर्विस 100% हुई नहीं है। जितनी सर्विस कंप्लीट हुई है उतनी ही सर्विस के लिए आप क्या करेंगे, इनवॉइस इशू करेंगे। इन केस वेयर द सप्लाई ऑफ सर्विस ceases under a contract before the completion of the supply, the invoice shall be issued at the time when the supply ceases, and such invoice shall be issued to the extent of the supply made before such cessation. तो cessation से पहले जितनी सर्विसेज आप दे चुके हैं उतने के लिए ही आपको इनवॉइस इशू करना है। अब गवर्नमेंट बताती है क्या मैनर है इनवॉइस को इशू करने का। तो अगर आप गुड्स सप्लाई करते हो तो आपको इनवॉइस ट्रिप्लीकेट इशू करनी है,
ओरिजिनल जो कॉपी है वो आप रिसिपिएंट को दोगे, डुप्लीकेट कॉपी जो है वो आप ट्रांसपोर्टर को दोगे, और ट्रिप्लीकेट कॉपी सप्लायर के पास रहेगी। और अगर आप सर्विसेज का सप्लाई करते हो तो आपको डुप्लीकेट इनवॉइस इश्यूज करनी है। ओरिजिनल कॉपी जो है वो रिसिपिएंट के पास जाएगी, डुप्लीकेट कॉपी जो है वो सप्लायर के पास जाएगी। तो गुड के केस में 3 इनवॉइसेस इशू होती हैं, ओरिजिनल कॉपी, डुप्लीकेट कॉपी, ट्रिप्लीकेट कॉपी। ओरिजिनल कॉपी रिसिपिएंट को दे देते हैं, डुप्लीकेट कॉपी ट्रांसपोर्टर को देते हैं। ट्रांसपोर्टर को डुप्लीकेट कॉपी क्यों देते हैं? क्योंकि रास्ते में हो सकता है आपको जीएसटी ऑफिसर मिल जाए जो आपसे इस गुड्स का डिटेल मांग ले कि भाई तुम जो गुड्स लेके जा रहे हो वो गुड्स किसके हैं, किसने भेजे हैं, किसके लिए जा रहे हैं, क्या टैक्स इन्वॉल्व है, क्या वैल्यू ऑफ सप्लाई है। तो ट्रांसपोर्टर के पास एक प्रूफ होना चाहिए कि ये जो भी गुड्स हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं इसका सारा डिटेल सप्लायर ने अपने जीएसटी डिपार्टमेंट को देना है बाय इशूइंग दी टैक्स इनवॉइस। मतलब हम कोई भी टैक्स का चोरी नहीं कर रहे हैं। तो आपके जो ट्रांसपोर्टर है उसके पास जब वो गुड्स को ट्रांसपोर्ट करेगा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर अलोंग विद गुड्स, उसके पास क्या होना चाहिए? उन गुड्स का इनवॉइस भी होना चाहिए, जिससे कि ये प्रूफ हो कि हमने इसका सारा डिटेल गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना है, हम कोई चोरी नहीं कर रहे हैं, विदाउट बिलिंग हम कोई भी माल सप्लाई नहीं कर रहे हैं, इसका प्रूफ होना चाहिए। और ट्रिप्लीकेट कॉपी किसके पास रहती है? सप्लायर के पास रहती है। ठीक है, अब ये जो टैक्स इनवॉइस होनी चाहिए ये सीरियली नंबर्ड होनी चाहिए। द सीरियल नंबर ऑफ द इनवॉइस issued during a month or the quarter shall be furnished electronically in the form GSTR1। ऑलरेडी आपने रिटर्न पढ़ लिया है GSTR1 क्या होता है, आपकी आउटवर्ड सप्लाई होता है। तो जो तुमने टैक्स इनवॉइस इशू करी है, जो तुमने टैक्स इनवॉइस इशू करी है, इन सब टैक्स इनवॉइस का डिटेल मैंने आपको बताया था ना, GSTR1 में आप इनवॉइस वाइज डिटेल देते हो। तो इस टैक्स इनवॉइस का डिटेल आप क्या करोगे? इस टैक्स इनवॉइस का डिटेल आप GSTR1 में दोगे। और जितनी भी टैक्स इनवॉइसेस होनी है वो कैसी होनी चाहिए? सीरियली नंबर्ड होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है कि एक इनवॉइस 201 है तो अगली इनवॉइस 203 हो ना, अगली इनवॉइस 202 ही होनी चाहिए, फिर 203, फिर 204, फिर 205 एंड सो ऑन। आप कोई भी रैंडम नंबर इनवॉइस को नहीं दे सकते हो, कोई भी रैंडम नंबर इनवॉइस को नहीं दे सकते हो। इनवॉइसेस सीरियल नंबर में होनी चाहिए। और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो इनवॉइस में मेंशन होनी चाहिए मैं आपको बता देता हूं। ये जो टैक्स इनवॉइस है, ये जो टैक्स इनवॉइस है इसमें क्या क्या डिटेल्स इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूं, जो मस्ट है, होनी ही चाहिए। सबसे पहले सप्लायर का नाम, सप्लायर का जीएसटी नंबर, सप्लायर का एड्रेस। ठीक है, इसके बाद रिसिपिएंट की डिटेल्स, रिसिपिएंट का नाम, रिसिपिएंट का जीएसटी अगर वो रजिस्टर्ड है तो, और अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो उसका आधार, अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो, राइट। और रिसिपिएंट का एड्रेस। इसके बाद प्लेस ऑफ सप्लाई, कि आप गुड्स को कहां सप्लाई कर रहे हो, प्लेस ऑफ सप्लाई। वैल्यू ऑफ सप्लाई, गुड्स की वैल्यू क्या है, क्वांटिटी क्या है, गुड्स का HSN नंबर क्या है या सर्विसेज का HSN नंबर क्या है। मैंने आपको बताया था ना कि कोडिंग होती है, आप जो गुड्स सप्लाई करते हो, आप जो सर्विसेज सप्लाई करते हो, कोडिंग होती है और उस कोड के बेसिस पे जीएसटी रेट डिटरमिन होता है। तो गवर्नमेंट ने एनेक्जर बना रखा है, एनेक्जर में कोड लिख रखे हैं और कोड के अंदर डिस्क्रिप्शन में बताया है कि इस कोड के अंदर कौन कौन से गुड्स या कौन कौन सी सर्विसेज आती हैं और उसके ऊपर टैक्सेस लगा हुआ है। तो वो आपके प्रोडक्ट को, आपके गुड्स को गुड्स के नाम से नहीं जानता है, गवर्नमेंट किसको जानता है, गवर्नमेंट HSN कोड को जानता है। तो आपके इनवॉइस में ये HSN कोड होना बहुत जरूरी है। ठीक है ना। क्वांटिटी हो गया, जीएसटी का रेट क्या है और जीएसटी का अमाउंट क्या है। इसके बाद अगर आपने कोई डिस्काउंट दिया है तो वो डिस्काउंट मेंशन होना चाहिए। ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी कौन है, साइंड होना चाहिए, बिना साइंड के इनवॉइस नहीं हो सकता। तो ऑल दीज आर प्री रिक्विजिट्स ऑफ द टैक्स इनवॉइस, कि ये चीजें टैक्स इनवॉइस में मेंशन होनी बहुत जरूरी है। एक इंपॉर्टेंट चीज छोड़ दी मैंने, डेट, टैक्स इनवॉइस का नंबर,
तो ये चीज़ें होनी मस्ट है। अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो आपकी टैक्स इनवॉइस वैलिड नहीं है। इसके बाद क्या बोल रहा है, रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस। स्पेशल केसेस के अंदर बोलता है रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस व्हेन टू बी इशूड। Every registered person who has been granted registration with effect from the date earlier than the date of issuance of certificate of registration to him may issue the revised tax invoices. Such invoices shall be issued against the invoice already issued during the said period, shall be issued within 1 month from the date of issuance of the certificate of registration. The word revised invoice shall be indicated prominently on such invoices. मैंने आपको क्या बताया था, इसका जिक्र हमने किया था आई थिंक रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर में। मैंने आपसे बताया था कि मान लीजिए आप यहां पर लायबल टू रजिस्टर हुए हो, आप यहां पर लायबल टू रजिस्टर हुए हो। ये तारीख है आज की 10 सितंबर 2019 और आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया सेम डे, और आपने सेम डे अप्लाई कर दिया है फॉर रजिस्ट्रेशन, राइट। और आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो गया है, रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो गया है सपोज कर लीजिए 20 सितंबर 2020 को, 20 सितंबर 2020 को आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट हुआ। अब ध्यान से सेक्शन नंबर 25 याद करो। इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होगी, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होगी, जब आप विदिन 30 डेज, जब आप विदिन 30 डेज फ्रॉम डेट यू बिकम लायबल टू रजिस्टर, 30 डेज फ्रॉम द डेट यू बिकम लायबल टू रजिस्टर आप अप्लाई कर देते हो, तो उस केस में आपका जो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होता है ये माना जाता है कि आप रजिस्टर्ड हो गए हो उस दिन से जिस दिन आप लायबल टू रजिस्टर थे। ध्यान से सुनना मेरी बातों को। तो रजिस्ट्रेशन भले ग्रांट हुआ है 20 सितंबर 20 को, लेकिन जो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होगी ये माना जाएगा कि तुम रजिस्टर्ड कब हो गए हो, ये माना जाएगा कि तुम रजिस्टर्ड हो गए हो 2019 के 10 सितंबर को, राइट। यहां तक बात क्लियर हुआ। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि 10 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक तुमने कोई सप्लाई ना करी, ऐसा तो नहीं हो सकता। तुमने यहां पर इस पीरियड में जो सप्लाई करी होंगी उसके लिए तुमने क्या इशू किया होगा, उसके लिए तुमने बिल ऑफ सप्लाई इशू किया होगा। क्यों बिल ऑफ सप्लाई इशू किया होगा, क्योंकि तुम्हारे पास जीएसटिन नहीं है। और अभी अभी मैंने बताया कि जब आप टैक्स इनवॉइस इशू करते हैं, जब आप टैक्स इनवॉइस इशू करते हैं तो उसमें सप्लायर का जीएसटिन होना बहुत जरूरी है। तो अभी तुम लायबल हुए हो रजिस्ट्रेशन के लिए, तुम्हें अभी तक रजिस्ट्रेशन मिला नहीं है, तुम्हें यह नहीं पता है कि तुम्हारा रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, तो 10 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक तुमने जो सप्लाई करी होंगी, तुम्हारे पास रजिस्ट्रेशन नंबर ना होने की वजह से तुमने बिल ऑफ सप्लाई इशू किया होगा, राइट। अब तुम्हें यह पता है कि जो बंदा लायबल टू रजिस्टर हो जाता है वो बंदा टैक्सेबल पर्सन बन जाता है, और जो बंदा टैक्सेबल पर्सन होता है वो जो भी सप्लाईज करता है उस सप्लाई पे उसे गवर्नमेंट को टैक्स देना होता है। मतलब अब ये हुआ कि 10 सितंबर से 20 सितंबर तक आपने जो भी सप्लाई करी है, इस सप्लाई पे आपको क्या करना है, गवर्नमेंट को टैक्स देना है। लेकिन तुमने क्या इशू किया हुआ है, बिल ऑफ सप्लाई इशू किया हुआ है। तो गवर्नमेंट तुम्हें ऑप्शन देती है कि तुम इस पीरियड के लिए क्या करो, रिवाइज्ड इनवॉइस इशू करो। अब ऑब्वियस है जब तुम ये रिवाइज्ड इनवॉइस इशू करोगे तो ये रिवाइज्ड इनवॉइस टैक्स इनवॉइस होंगी, और इन टैक्स इनवॉइस में तुम अपना जीएसटिन क्या कर दोगे, मेंशन कर दोगे, और तुम अपने रिसिपिएंट से टैक्स कलेक्ट कर पाओगे, और जो टैक्स तुम उससे कलेक्ट करोगे उतने का ही आईटीसी अवेलेबल हो जाएगा रिसिपिएंट को, राइट।
और इस पीरियड में तुमने जो भी सप्लाई करी है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसको आपको आपकी फर्स्ट रिटर्न के अंदर जो आप फाइल करेंगे उसके अंदर आपको इसे क्या करना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा। कुल मिला के आसान शब्दों में अगर मैं बोलूं तो रिवाइज्ड इनवॉइस का कॉन्सेप्ट तब आता है जब आप लायबल टू रजिस्टर हुए और जब आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट हुआ, इस बीच में जो तुमने सप्लाई करी है उन सप्लाई पे तुमने बिल ऑफ सप्लाई इशू किया होगा। तुम चाहो तो इस पीरियड की सप्लाई के लिए रिवाइज्ड इनवॉइस इशू कर सकते हो और जो भी इनवॉइस तुम इशू करोगे उसके ऊपर साफ शब्दों में लिखा होना चाहिए कि ये इनवॉइस क्या है, रिवाइज्ड इनवॉइस है। इस रिवाइज्ड इनवॉइस का बस पर्पस ये है कि इस दौरान डेट यू बिकम लायबल टू रजिस्टर एंड द डेट ऑफ ग्रांटिंग द रजिस्ट्रेशन, इस बीच में जो तुमने सप्लाई करी है इस सप्लाई को टैक्स इनवॉइस में लाने के लिए रिवाइज्ड इनवॉइस का ऑप्शन आपको दिया गया है। कोई ऐसा बंदा है जिसे नहीं समझ में आई ये वाली मेरी बात? ऑलरेडी इस पे भी अपन चर्चा कर चुके हैं, तो बेसिकली आज की क्लास जो है वो सॉर्ट ऑफ रिवीजन क्लास हो रही है। ये बातें मैंने ऑलरेडी आपको रिटर्न वाले चैप्टर में मैंने बताई थी, रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर में भी मैंने आपको बताई थी। बताइए, किसी को कोई डाउट है? अब अगला आता है कंसोलिडेटेड रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस। कंसोलिडेटेड रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस इन सर्टेन केसेस। A registered person may issue a consolidated revised tax invoice in respect of all the taxable supplies made to an unregistered recipient during the such period. However, in the case of interstate supply, a consolidated revised tax invoice cannot be issued in respect of all unregistered recipient if the value of the supply exceeds rupees 2,50,000. ये बातें कुछ आपको ध्यान आ रही हैं? कुछ बातें आपको ध्यान आ रही है? देखिएगा जरा, 10 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक, ये वही टाइम पीरियड है जो भी मैंने ऊपर आपको बताया था। 10 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक आपने सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक आपने टोटल मान लेते हैं 20 सप्लाई करी है, राइट? और इस 20 सप्लाई में से आपने 12 सप्लाईज टू 12 डिफरेंट रजिस्टर्ड पर्सन करी है, ठीक है ना? अलग अलग रजिस्टर्ड पर्सन को आपने 12 सप्लाईज करी हैं। तो जो इन 12 सप्लायर्स को आपने सप्लाई करी है, इनके लिए आपको रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस इशू करनी है। रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस इशू करनी है या फिर रिवाइज्ड इनवॉइस इशू करनी है। और कितनी इशू होंगी? 12। हर एक रजिस्टर्ड पर्सन को आप उसका रिवाइज्ड इनवॉइस दे दोगे। अब 8 सप्लाईज जो आपने करी हैं, 8 सप्लाईज जो आपने करी हैं, ये आपने अनरजिस्टर्ड को करी हैं, टू 8 अनरजिस्टर्ड पर्संस को करी हैं, राइट? अब इस 8 में से 5 सप्लाईज जो हैं वो आपने इंट्रा करी हैं, विद इन द स्टेट करी हैं। तो डिपार्टमेंट कहता है कि तुम एक काम करो, ये 5 इनवॉइसेस इशू करने की जगह तुम एक कंसोलिडेटेड रिवाइज्ड इनवॉइस इशू कर दो। कंसोलिडेटेड रिवाइज्ड इनवॉइस में इन 5 सप्लाईज का डिटेल तुम एक साथ दे दो। हो सकता है एक सप्लाई 1 लाख की हो, दूसरी 2 लाख की हो, तीसरी 50,000 की हो, चौथी 30,000 की हो। तुम सबका सम करके एक ही इनवॉइस इशू कर दो। क्यों एक ही इनवॉइस इशू कर दो? क्योंकि तुमसे तो हमें टैक्स लेना है, लेकिन अनरजिस्टर्ड को तो आईटीसी देना नहीं है, तो हमें इंडिविजुअल इनवॉइस का डिटेल नहीं चाहिए। अनरजिस्टर्ड के केस में हमें इंडिविजुअल इनवॉइस का डिटेल नहीं चाहिए। तुमने जो सप्लाई करी है उस पे टैक्स बनता है, तो तुमने 5 लोगों को जो अलग अलग सप्लाई करी है, तुम उसका सम करके हमको बता दो कि तुमने कितना सप्लाई किया और क्या तुम्हारा टैक्स बनता है। इसको तुम्हें डिटेल में बताने का जरूरत नहीं है, राइट? अब जो 3 आपकी सप्लाईज थी, इन 8 में से 3 सप्लाईज जो थी वो आपकी इंटरस्टेट थी, वो आपकी इंटरस्टेट थी। अब इसको मैं इंडिविजुअली आपको बताता हूं।
पहली जो आपने करी थी उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई 2 लाख थी, दूसरी जो आपने करी थी उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई 1 लाख थी, और तीसरी जो आपने करी थी उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई 4 लाख थी। तो गवर्नमेंट कहती है कि इंटर स्टेट में अगर 2.5 लाख रुपए से ज्यादा का सप्लाई हुआ है तो उसका डिटेल हमें इनवॉइस वाइज चाहिए। मतलब इस 4 लाख को तुम कंसोलिडेट नहीं करोगे, इसके लिए तुम रिवाइज्ड इनवॉइस इशू करोगे, और ये 2 लाख और 1 लाख को तुम कंसोलिडेट करके रिवाइज्ड इनवॉइस इशू करोगे। बात समझ में आया? ये चीज जीएसटीआर 1 में आपको बताई गई थी कि आप जो रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करते हो उसका इंफॉर्मेशन हमें इनवॉइस वाइज चाहिए। अनरजिस्टर्ड को जो आप सप्लाई करते हो विद इन दी स्टेट उसका हमें कंसोलिडेटेड डिटेल चाहिए। इंटर स्टेट जो आप सप्लाई करते हो उसका भी कंसोलिडेटेड चाहिए, लेकिन अगर वैल्यू 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है तो हमें इनवॉइस वाइज डिटेल चाहिए। सेम वही कॉन्सेप्ट उठाकर यहां पर लिखा है कि जब आप इनवॉइसेस रिवाइज करेंगे तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि आपने रजिस्टर्ड पर्सन को माल बेचा था कि अनरजिस्टर्ड को माल बेचा था। अगर आपने रजिस्टर्ड पर्सन को माल बेचा था तो हमें हर एक इनवॉइस को रिवाइज करना है, इंडिविजुअली हर एक इनवॉइस को रिवाइज करना है। अगर तुमने अनरजिस्टर्ड को माल विद इन द स्टेट बेचा था तो तुम्हें हर एक इनवॉइस को रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, तुम उन सब इनवॉइसेस को कंसोलिडेट करके एक सिंगल कंसोलिडेटेड इनवॉइस इशू कर सकते हो। और अगर तुमने इंटर स्टेट में अनरजिस्टर्ड को बेचा है और वैल्यू 2.5 लाख रुपए से कम है तो उन सबको कंसोलिडेट कर दो, और अगर वैल्यू 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है तो उसे कंसोलिडेट मत करना, उसकी इंफॉर्मेशन तुम हमें अलग से प्रोवाइड करना। राइट? ये हो गया आपका रिवाइज्ड इनवॉइस और कंसोलिडेटेड। अदर केसेस, नो टैक्स इनवॉइस इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड इफ द वैल्यू इज लेस देन ₹200। क्या पढ़ रहा है? रजिस्टर्ड पर्सन मे नॉट इशू अ टैक्स इनवॉइस इफ value of goods or services or both supplied is less than 200, recipient is unregistered and the recipient does not require such invoice. Instead, such registered person shall issue a consolidated tax invoice for such supplies at the close of each day in respect of all such supplies. However, they need to issue an invoice when the customer demands. क्या बोल रहा है? कह रहा है कि सर आप रजिस्टर्ड पर्सन हो, आप रजिस्टर्ड पर्सन हो और आप सप्लाई कर रहे हो किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को, आप सप्लाई कर रहे हो किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को, और ये जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है, जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है वो लेस देन 200 है, और ये जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है ये कहता है कि मुझे इनवॉइस नहीं चाहिए, डजंट रिक्वायर्ड इनवॉइस। तो इस केस में आपको इंडिविजुअल टैक्स इनवॉइस इशू करने का जरूरत नहीं है। एंड ऑफ द डे आपने जितनी भी 200 रुपए से कम की सप्लाईज करी थी उनका एक कंसोलिडेटेड, क्या कर दो, उनका एक कंसोलिडेटेड आप इनवॉइस इशू कर दो। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मिस्टर राम है, रजिस्टर्ड पर्सन है और इनका ग्रोसरी स्टोर है मुंबई में, इनका ग्रोसरी स्टोर है मुंबई में, राइट? अब फॉलोइंग सप्लाईज इन्होंने करी हैं ऑन 1 अक्टूबर 2020। डिटेल बता रहे हैं आपको। ये पहला सप्लाई किया है टू रजिस्टर्ड पर्सन, वैल्यू ऑफ सप्लाई है 150 रुपए। दूसरा सप्लाई किया है टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, डिमांडिंग टैक्स इनवॉइस, डिमांडिंग की जगह डिमांड्स, वो डिमांड्स टैक्स इनवॉइस, वो डिमांड्स टैक्स इनवॉइस 190 रुपए का। फिर टू
अनरजिस्टर्ड पर्सन नॉट रिक्वायर्ड इनवॉइस, 100 रुपए का। चौथा, अनरजिस्टर्ड पर्सन नॉट रिक्वायर्ड इनवॉइस, 150 रुपए का। अनरजिस्टर्ड पर्सन नॉट रिक्वायर्ड इनवॉइस, 190 रुपए का। ध्यान से सुनना मेरी बात को। अब जब रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई किया है तो वैल्यू ऑफ सप्लाई मैटर नहीं करता है, आपको टैक्स इनवॉइस इशू करनी पड़ेगी। अनरजिस्टर्ड को सप्लाई किया है, अनरजिस्टर्ड को सप्लाई किया है और वो इनवॉइस मांग रहा है तो आपको टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, वैल्यू मैटर नहीं करती है। अब अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई किया है और वो इनवॉइस नहीं मांग रहा है और वैल्यू 200 रुपए से कम है तो इंडिविजुअल टैक्स इनवॉइस इशू करने का जरूरत नहीं है। इन 3 केसेस में आप क्या करेंगे, एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द डे आप क्या करेंगे, एक कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस बनाएंगे और इस कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस के अंदर आप इन तीनों को जोड़ देंगे, 100 प्लस 150, 250, 250 और 190, आप 440 रुपए की एक वैल्यू ऑफ सप्लाई बनाएंगे जिसके अंदर आप जीएसटी ऐड करके एक कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस इशू कर देंगे। अब सर ये इनवॉइस हम किसको इशू करेंगे, ये एक सिंगल कॉपी निकाल के हम अपने पास रख लेंगे कि हमने इतने का माल बेचा है उन लोगों को जो अनरजिस्टर्ड थे और जिन्होंने इनवॉइस का डिमांड नहीं किया था, राइट। और मान लेते हैं एक सप्लाई हमने और करी थी, अनरजिस्टर्ड पर्सन को नॉट रिक्वायर्ड इनवॉइस, नॉट रिक्वायर्ड इनवॉइस, लेकिन जो वैल्यू थी वो 400 रुपए की थी। तो अगर वैल्यू 400 रुपए की है तो सर ऑप्शन नहीं है आपके पास कोई। जब भी वैल्यू 250 रुपए से ज्यादा जाएगी तो आपके पास ऑप्शन नहीं, 200 रुपए से ज्यादा जाएगी तो आपके पास ऑप्शन नहीं है। उस केस में आपको टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, ठीक है ना। कंसोलिडेटेड इनवॉइस इशू करने का ऑप्शन कब मिलता है, जब आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई 200 रुपए से कम हो। अगर वो 200 रुपए या उससे ज्यादा है तो उस केस में आपको टैक्स इनवॉइस इशू करना ही करना है। कब नहीं करना होता है, कब आप कंसोलिडेटेड कर सकते हो, आप कंसोलिडेटेड कर सकते हो तब जब वैल्यू ऑफ सप्लाई 200 रुपए से कम हो, माल अनरजिस्टर्ड पर्सन को दिया गया हो और अनरजिस्टर्ड पर्सन को इनवॉइस ना चाहिए हो, राइट। एक्सेप्शन, exception as per proviso to rule 46 section 31(3)(b) is not available to a supplier engaged in making the supply of services by way of admission to exhibition of cinematograph films in the multiplex screens। तो कह रहा है कि अगर आप सिनेमेटोग्राफ फिल्म्स के एग्जीबिशन की एंट्री की बात कर रहे हैं और उसके लिए आप टिकट इशू कर रहे हैं तो वो टिकट आपको इंडिविजुअली इशू करनी है, वहां पे कंसोलिडेशन का ऑप्शन नहीं मिलेगा। इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वैल्यू ऑफ सप्लाई 200 रुपए से कम है। अगर आप एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेटोग्राफ फिल्म्स कर रहे हैं, एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेटोग्राफ फिल्म्स कर रहे हैं इन मल्टीप्लेक्स स्क्रीन, तो उस केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई मैटर नहीं करती है, पर्सन रजिस्टर्ड है अनरजिस्टर्ड है मैटर नहीं करता है। आपको टैक्स इनवॉइस इशू करना है, कंसोलिडेटेड इनवॉइस का ऑप्शन आपके पास नहीं है। A registered person who is supplying the services by way of admission to exhibition of cinematograph films in the multiplex screen shall be required to issue an electronic ticket. The said electronic ticket is deemed to be a tax invoice even if such ticket does not contain the details of the recipient of service but contains the other information as mentioned in under rule 46। तो क्या बोल रहा है कि जो लोग एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेटोग्राफ फिल्म्स कर रहे हैं इन्हें इलेक्ट्रॉनिक टिकट इशू करना पड़ेगा और इस इलेक्ट्रॉनिक टिकट को ही हम डीम कर लेंगे, इस इलेक्ट्रॉनिक टिकट को ही हम डीम कर लेंगे टैक्स इनवॉइस।
इस इलेक्ट्रॉनिक टिकट में रिसिपिएंट ऑफ सर्विस की डिटेल ना भी हो तो काम चलेगा, लेकिन बाकी डिटेल्स होनी बहुत जरूरी है। बाकी डिटेल्स जैसे कि मैंने आपको बताई कि आपका जो सर्विस प्रोवाइडर होगा उसकी सारी डिटेल्स होनी चाहिए, प्लेस ऑफ सप्लाई होनी चाहिए, वैल्यू ऑफ सप्लाई होनी चाहिए, HSN कोड होना चाहिए, GST का रेट, ऑथराइज सिग्नेटरी, डेट और टैक्स इनवॉइस का नंबर, ये चीजें उसके अंदर जरूर प्रेजेंट होनी चाहिए। रिसिपिएंट की डिटेल्स नहीं भी होंगी तो काम चल जाएगा। अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने पढ़ा कि सर अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई 200 रुपए से कम है और रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है और उसे इनवॉइस नहीं चाहिए, तो सप्लायर इंस्टेड ऑफ इशूइंग द सिंगल इनवॉइस एट द एंड ऑफ द डे ऐसी सभी सप्लायर्स का कंसोलिडेटेड इनवॉइस इशू कर सकता है। ये ऑप्शन किसको नहीं मिलता है? सर जो लोग एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेटोग्राफ फिल्म्स करते हैं मल्टीप्लेक्स स्क्रीन में, सारी कंडीशन पूरी होनी चाहिए। एग्जीबिशन हो रहा है सिनेमेटोग्राफ फिल्म्स का मल्टीप्लेक्स स्क्रीन में, तो उस केस में कंसोलिडेटेड इनवॉइस इशू करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। इन लोगों को इलेक्ट्रॉनिक टिकट इशू करनी पड़ती है और इलेक्ट्रॉनिक टिकट में रिसिपिएंट की इंफॉर्मेशन ना भी हो तो भी काम चलता है, लेकिन जो बाकी एसेंशियल डिटेल्स बताई गई हैं रूल 46 के अंदर, मतलब कि सप्लायर की सारी डिटेल्स, टैक्स इनवॉइस का नंबर, डेट, GST रेट, वैल्यू ऑफ सप्लाई, ये सारी चीजें उस टैक्स इनवॉइस के अंदर होना जरूरी है। ठीक है, अगला आता है बिल ऑफ सप्लाई। अगला आता है बिल ऑफ सप्लाई, सेक्शन 31(3)(c), रीड विद रूल नंबर 49। फॉलोइंग पर्संस आर रिक्वायर्ड टू इशू द बिल ऑफ सप्लाई इंस्टेड ऑफ अ टैक्स इनवॉइस। Registered person supplying the exempted goods, registered person supplying the exempted goods or services or both, registered person paying tax under the composition scheme or under section 10(2)(a, any tax invoice or any other similar document issued under any other act for the time being in force in respect of any non-taxable supply shall be treated as bill of supply for the purpose of the act। तो कहना क्या चाह रहा है? कह रहा है कि अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन हैं लेकिन आप एग्जेम्प्टेड गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, आप रजिस्टर्ड पर्सन हैं लेकिन आप एग्जेम्प्टेड गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो उस केस में आप टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करेंगे, आप बिल ऑफ सप्लाई इशू करेंगे। अगर आपने कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर रखी है या फिर आप प्रिजम्पटिव टैक्स के अंदर आ रखे हो, तो उस केस में भी आपको बिल ऑफ सप्लाई ही इशू करना है। अब अगर आप किसी और लॉ में भी गवर्नड होते हो, मतलब आप GST लॉ में भी आते हो और किसी लॉ के अंदर भी आते हो, जैसे कंपनीज एक्ट हो सकता है, सोसाइटीज एक्ट हो सकता है, तो आपके ऊपर 2 लॉ लग रहे हैं, GST लॉ भी लग रहा है और अदर लॉ भी लग रहा है, और वो अदर लॉ ने आपसे कोई इनवॉइस का फॉर्मेट बता रखा है कि आपको ऐसा इनवॉइस इशू करना है या फिर सिमिलर डॉक्यूमेंट इशू करना है, तो उसी डॉक्यूमेंट को हम बिल ऑफ सप्लाई कंसीडर कर लेंगे इस GST एक्ट के लिए। मोटी मोटी बात मैंने आपको समझाई हुई है ऑलरेडी कि जो बिल ऑफ सप्लाई होती है उसके अंदर टैक्स कलेक्ट नहीं होता है। बिल ऑफ सप्लाई के अंदर सिर्फ क्या कलेक्ट होती है? सर बिल ऑफ सप्लाई में सिर्फ अपन दिखाते हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई। बिल ऑफ सप्लाई में अपन क्या दिखाते हैं? सर बिल ऑफ सप्लाई में अपन सिर्फ दिखाते हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई। इसके अंदर सिर्फ अपन चार्ज करते हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई, इसके अलावा और कुछ चार्ज नहीं करते हैं। लेकिन जो हमारा टैक्स इनवॉइस होता है, उस टैक्स इनवॉइस में अपन वैल्यू ऑफ सप्लाई भी चार्ज करते हैं, उस पे अपन वैल्यू ऑफ सप्लाई भी चार्ज करते हैं और उस पे अपन GST भी चार्ज करते हैं। ये हो गया आपका टैक्स इनवॉइस। बिल ऑफ सप्लाई किसको इशू करना है? अगर आप एग्जेम्प्टेड गुड्स और सर्विसेज दे रहे हो या फिर आप कंपोजिशन स्कीम लेकर बैठे हो, तो आपको बिल ऑफ सप्लाई इशू करनी है, एल्स आपको क्या इशू करना होगा? टैक्स इनवॉइस इशू करना होगा। रिसीट वाउचर क्या होता है? जब कभी भी आपको एडवांस में पैसा रिसीव होता है, तो आप पेयर को क्या करेंगे? आप पेयर को रिसीट वाउचर इशू करेंगे। A registered person shall, on the receipt of advance payment with respect to the any supply of goods or service or both, issue a receipt voucher evidencing the receipt of such payment, where at the time of receipt of advance the rate of tax and the nature of supply is not determinable, then the rate of tax is not determinable, तो 18% लग जाएगा, और नेचर ऑफ सप्लाई अगर डिटर्मिनेबल नहीं है तो उसे इंटर स्टेट सप्लाई मान लिया जाएगा। ध्यान से सुनना बेसिकली मेरी बात। अब ये रिसीट वाउचर की जो एप्लीकेबिलिटी है, ये रिसीट वाउचर की जो एप्लीकेबिलिटी है, ये केवल किसके लिए है?
सर्विसेज के लिए, गुड्स के लिए नहीं हो सकती। क्यों? गुड्स के लिए क्यों नहीं है सर? क्योंकि गुड्स के लिए नोटिफिकेशन नंबर 66/2017 आ रखा है, जिसने ये कहा है कि जो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स होता है वो आपका कैसे डिटरमिन होता है? टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स जो है वो आपका डिटरमिन होता है डेट ऑफ इनवॉइस से या फिर ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस से। ठीक है ना? ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस से, इससे डिटरमिन होता है। तो रिसीट वाउचर में बेसिकली आपको जब भी एडवांस मिलेगा, जब भी आपको एडवांस रिसीव होगा, आप हमेशा क्या करेंगे? जब आपको एडवांस रिसीव होगा तो आप रिसीट वाउचर को इशू करेंगे। आप रिसीट वाउचर को इशू करेंगे और रिसीट वाउचर में आप जीएसटी भी चार्ज करेंगे, जीएसटी भी चार्ज करेंगे। अब अगर आपको नेचर नहीं पता कि भाई ये सप्लाई इंटर जाएगी कि ये सप्लाई इंट्रा जाएगी, तो गवर्नमेंट कहता है बाय डिफॉल्ट अपन इसे क्या कंसीडर कर लेंगे? इंटर कंसीडर कर लेंगे। मतलब अगर पता है कि इंट्रा है तो कोई बात ही नहीं है, पता है कि इंटर है तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर डिटर्मिनेबल नहीं है या फिर आइडेंटिफाइबल नहीं है तो उस केस में आप क्या करोगे? जब आपको पेमेंट मिला, जब आपको एडवांस मिला, तो आपको ये नहीं पता था कि इस एडवांस के बदले में जो सप्लाई होनी है वो विद इन द स्टेट होगी कि आउटसाइड द स्टेट होगी। तो अगर आपको ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो गवर्नमेंट कहती है बाय डिफॉल्ट अपन इसे क्या मानते हैं? इंटर मानते हैं, इसे इंट्रा नहीं माना जाएगा। और अगर आप रेट आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो कि आपकी सप्लाई पे रेट कौन सा लगना है, 5% लगना है कि 12% लगना है, 18 लगना है कि 28 लगना है, तो कहती है कि सर 18% डिफॉल्ट हो जाएगा। मतलब मान लीजिए मुझे एडवांस मिलता है 1 लाख रुपए का और मुझे इस 1 लाख रुपए के बदले में सप्लाई करना है और मुझे ये नहीं पता है कि ये सप्लाई विद इन द स्टेट होगी कि आउटसाइड द स्टेट होगी, तो ये 1 लाख रुपए का जो एडवांस मुझे मिला है इसके लिए हम मान लेंगे कि ये इंटर स्टेट सप्लाई है, राइट। अब मुझे ये नहीं पता कि मेरी सप्लाई कौन से जीएसटी रेट में फॉल करेगी, तो गवर्नमेंट कहती है बाबू कि इस 1 लाख पे तुम 18% के हिसाब से टैक्सेस लेवी कर दो, राइट। इसी तरीके से अगला आता है आपके पास रिफंड वाउचर। रिफंड वाउचर क्या होता है? अगर आपने किसी का पैसा वापस किया तो आप उसे रिफंड वाउचर क्या कर देंगे? इशू कर देंगे, ताकि इस बात का एविडेंस आ जाए कि आपने पेमेंट रिफंड कर दी है। वेयर ऑन द रिसीट ऑफ एडवांस पेमेंट विद रिस्पेक्ट टू एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, रजिस्टर्ड पर्सन इशूज अ रिसीट वाउचर but subsequently no supply is made and no tax invoice is issued in pursuance thereof, the said registered person may issue to the person who had made the payment a refund voucher against such पेमेंट। तो जब एडवांस मिलेगा तो रिसीट वाउचर, और उस एडवांस के अगेंस्ट अगर आप सप्लाई नहीं कर पाए और आपने एडवांस वापस कर दिया, इसके लिए आप क्या इशू करेंगे? रिफंड वाउचर को इशू करेंगे। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पहले पूछिए। यहां तक अगर किसी को कोई डाउट आ रहा है तो पहले पूछिए, अदरवाइज हम आगे बढ़े। चलिए अगला कॉन्सेप्ट आता है इनवॉइस एंड पेमेंट वाउचर। A registered person who is liable to pay tax under the reverse charge shall issue an invoice in respect of goods or services or both received by him from the supplier who is not registered on the date of the receipt of goods or services or both. Besides, a registered person who is liable to pay tax under the reverse charge shall issue a payment voucher at the time of making the payment to the supplier। तो क्या बोल रहा है कि भाई जब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आपकी सप्लाई कवर्ड है, आपने कोई इनवर्ड सप्लाई ली है, आपने कोई इनवर्ड सप्लाई ली है और ये इनवर्ड सप्लाई आरसीएम में कवर्ड थी, आरसीएम में कवर्ड थी, तो आपको खुद को टैक्स इनवॉइस इशू करनी पड़ेगी। आपको खुद को टैक्स इनवॉइस इशू करनी पड़ेगी। और मैंने आपको बताया था कि जब आरसीएम में टैक्स लगता है तो आप पहले इस टैक्स इनवॉइस पे जो टैक्स चार्ज होगा वो टैक्स आप गवर्नमेंट को पे करेंगे थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, और बाद में जो आपने टैक्स पे किया है इसका आप आईटीसी क्लेम करेंगे। क्यों क्लेम करेंगे? क्योंकि आपके पास टैक्स इनवॉइस है। इसके अलावा
इसके अलावा जब आप पेमेंट करेंगे सप्लायर को, जब आप पेमेंट करेंगे सप्लायर को, तो आप सप्लायर को पेमेंट वाउचर भी इशू करेंगे। तो आपके ऊपर दो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। अगर आपने कोई इनवर्ड सप्लाई ली है और वो इनवर्ड सप्लाई आरसीएम में कवर्ड है, तो आप खुद को टैक्स इनवॉइस इशू करेंगे, ये मान के जैसे कि आप खुद ही सप्लायर हैं। भाई आरसीएम में यही तो होता है, पूरा का पूरा जीएसटी लॉ रिसिपिएंट के ऊपर लगता है ऐसे जैसे वो खुद ही सप्लायर है। तो रिसिपिएंट को खुद को टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, क्योंकि उसे उस पे टैक्स पे करना है। और टैक्स पे कैसे होगा? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से। अब क्योंकि ये इनवर्ट सप्लाई थी और गवर्नमेंट को हमने टैक्सेस दिए हैं, तो इसका गवर्नमेंट हमें आईटीसी देगी। अब ये आईटीसी का क्लेम भी इसी टैक्स इनवॉइस के बेसिस पे मिल रहा है जो हमने खुद को इशू करी थी, राइट। तो पहला काम ये हो गया कि एज अ रिसिपिएंट जिसकी सप्लाई रिवर्स चार्ज में कवर हो रही है, उसे खुद को इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, ये मान के जैसे कि वो खुद सप्लायर है। दूसरा, जब वो पेमेंट करेगा अपने सप्लायर को, तो उसके लिए वो क्या इशू करेगा? उसके लिए वो पेमेंट वाउचर इशू करेगा अपने सप्लायर्स को। अब आता है टैक्स इनवॉइस इन स्पेशल केसेस। इधर तीन लोगों की बात हो रही है, बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी की और पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज की। इनके लिए टैक्स इनवॉइस कुछ अलग तरीके की हो सकती है। बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए कहता है जहां पर सप्लायर टैक्सेबल सर्विस दे रहा है एज एन इंश्योरर, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, the said supplier may issue a consolidated tax invoice or any other document in lieu thereof by whatever name called for the supply of services made during a month at the end of the month, whether issued or made available physically or electronically, whether or not serially numbered, and whether or not containing the address of the recipient of the taxable services। क्या बोल रहा है वो आपसे? कह रहा है कि भाई बैंक को हमने ऑप्शन दिया है कि आप महीने के आखिरी में जितनी भी आपने उस महीने में सप्लाई करी थी, उसके लिए आप क्या कर सकते हो? कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हो। ये कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस आप फिजिकली अवेलेबल करवा सकते हो, इलेक्ट्रॉनिकली इशू कर सकते हो, सीरियली नंबर्ड हो सकती हैं या फिर सीरियली नंबर्ड नहीं भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब लीनियंसी दे रहे हैं, रियायत दे रहे हैं, बेनिफिट्स दे रहे हैं, क्योंकि बैंक्स के पास ऑलरेडी बहुत सारा काम होता है। तो अगर ये एक एक इनवॉइस इशू करने बैठेंगे तो इनके पास हो जाएगी समस्या। तो इनको ऑप्शन दिया गया कि बाबू एक काम करते हैं कि तुम पूरे महीने भर की कंसोलिडेटेड इनवॉइस को इशू कर दो, और उस इनवॉइस को चाहे तो तुम फिजिकली इशू करो, चाहे तो तुम उसे इलेक्ट्रॉनिकली इशू करो, चाहे तो वो सीरियल नंबर्ड हो, चाहे वो सीरियल नंबर्ड ना हो, चाहे उसमें रिसिपिएंट का एड्रेस हो, चाहे उसमें रिसिपिएंट का एड्रेस ना हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अब आप कहेंगे सर ऐसा कौन सा काम बैंक कर रही है जो उसको इनवॉइसेस इशू करनी पड़ती हैं? आपने कभी अपनी पासबुक देखी है? आपने कभी अपनी पासबुक देखी है? इस पासबुक में गवर्नमेंट बोल रहा हूं, बैंक कुछ पैसे काट लेती है आपसे, एसएमएस चार्जेस के पैसे ले लेती है वो आपसे, एटीएम चार्जेस ले लेती है वो आपसे, राइट, और भी अदर मिससेलेनियस कुछ चार्जेस काट लेती है। क्या वो आपको इनवॉइस इशू करती है? आप पासबुक देखते हो, पासबुक में आपके डेबिट साइड पर दिखता है कि आपके 20 रुपए 36 पैसे एसएमएस के कट गए, आपके 118 रुपए एटीएम चार्जेस के कट गए, आपके 236 रुपए मिससेलेनियस कट गए। बैंक ने अपने चार्जेस काट लिए। ये जो बैंक चार्जेस काट रही है ना बच्चे, ये टैक्सेबल है अंडर जीएसटी, और गवर्नमेंट हमें कोई इनवॉइस नहीं देती है, मतलब बैंक हमें कोई इनवॉइस नहीं देती है। तो बैंक को ऑप्शन दिया गया कि तुमने अपने हर कस्टमर के जो ये चार्जेस काट लिए हैं, जो ये सेवाएं तुमने दी हैं और उसका पैसा तुमने जो लिया है, अपने हर कस्टमर के लिए तुम क्या करो? इसके लिए एक कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस इशू कर दो, ठीक है। और चाहो तो इस इनवॉइस में अपने कस्टमर का नाम देना, चाहे तो मत देना। अब बताओ क्या ये पॉसिबल है कि इनवॉइस में वो अपने सारे कस्टमर्स का नाम दे? अब एक बैंक है, एक बैंक में मान लो 1000 कस्टमर है,
जबकि ज्यादा ही होंगे। मैं मान लेता हूं 1000 कस्टमर है, 1000 लोगों का बैंक अकाउंट है उधर, तो 1000 लोगों के नाम इनवॉइस में देगा तो इनवॉइस कितनी बड़ी हो जाएगी, वो नहीं देगा, वो नाम मिस कर देगा। तो जरूरी नहीं है आपकी इनवॉइस में रेसिपिएंट का नाम हो, जरूरी नहीं है कि वो इनवॉइस सीरियल नंबर हो, जरूरी नहीं है कि वो फिजिकल इनवॉइस हो, इलेक्ट्रॉनिकल इनवॉइस भी चल जाएगी। अब बात आती है ग्रॉस ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी की, सॉरी गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी की, जहां पर सप्लायर जीटीए की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, मतलब गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाता है, तो वो क्या कर सकता है, वो इशू कर सकता है टैक्स इनवॉइस और एनी अदर डॉक्यूमेंट इन ल्यू देयर ऑफ बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड कंटेनिंग। तो जनरली जीटीए जो देते हैं वो क्या देते हैं पता है, जनरली जो जीटीए देते हैं वो फ्रेट बिल देते हैं, और ये जो फ्रेट बिल होता है इसी को टैक्स इनवॉइस मान लिया जाता है। तो अब इस फ्रेट बिल में क्या क्या होना चाहिए गवर्नमेंट ने ये बताया। फ्रेट बिल में तुमने कितना वेट कैरी किया है, मतलब कितना माल ढोया है, उसके बारे में तुम्हें गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन देनी है, राइट। और क्या इंफॉर्मेशन देनी है ग्रॉस वेट के अलावा? कंसाइनर कौन है, कंसाइनी कौन है ये बताओ। रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ गुड्स कैरेज इन विच द गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड, तो जो गाड़ी में तुम्हारा माल लेके जाया जा रहा है, जैसे मान लो ट्रक में माल लेके जाया जा रहा है, तो उस ट्रक का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। डिटेल्स ऑफ गुड ट्रांसपोर्टेड, कौन से गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है उनकी डिटेल देनी पड़ती है। प्लेस ऑफ ओरिजिन कहां है, मतलब कहां से गुड्स को कहां ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, तो अगर कानपुर से दिल्ली तो प्लेस ऑफ ओरिजिन इज कानपुर, डेस्टिनेशन इज दिल्ली। जीएसटी नंबर होना चाहिए of the person liable for paying the tax whether as a consigner or as a consignee or as a GTA। तो आपने GTA की सर्विसेज पढ़ी हुई हैं, आपने GTA की सर्विसेज पढ़ी हुई हैं, मैंने आपको बताया था गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी जो की सर्विसेज होती हैं उनमें जनरली क्या लगता है, RCM लगता है, और RCM में जो कंसाइनर होगा या जो कंसाइनी होगा जिसने भी फ्रेट पे करना है, कंसाइनर या कंसाइनी जिसने भी फ्रेट पे करना है, उसी को आरसीएम में गवर्नमेंट को टैक्सेस पे कर रहे हैं। तो अगर कंसाइनर को फ्रेट पे करना है तो हमें कंसाइनर का जीएसटीएन देना पड़ेगा, अगर कंसाइनी को टैक्स पे करना है तो हमें कंसाइनी का जीएसटीएन देना पड़ेगा। बात समझ में आई। और अगर जीटीए फुल आईटीसी ले रहा है तो एफसीएम लगता है, ये बताया मैंने आपको। अगर जीटीए कंप्लीट आईटीसी लेना चाहता है तो उस केस में एफसीएम लगता है, और वहां पर जीटीए टैक्स पे करेगा तो जीटीए का जीएसटीएन नंबर आएगा, राइट। तो आपके फ्रेट बिल में क्या क्या इंफॉर्मेशन होना चाहिए, कितना वेट तुम कैरी कर रहे हो, कंसाइनर और कंसाइनी का नाम क्या है, ओरिजिन क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, गुड्स का डिटेल क्या है, जो गुड्स तुम ट्रांसपोर्ट कर रहे हो वो क्या है। इसके बाद जिस भी बंदे को फ्रेट बिल पे करना है, जिस भी बंदे को टैक्सेस पे करने हैं, उसका जीएसटी नंबर होना जरूरी है। अगर आप पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, where the supplier of taxable services is supplying passenger transportation service, a tax invoice shall include the ticket in any form by whatever name called, whether or not serial numbered, and whether or not containing the address of the recipient of the service। तो जरूरी नहीं है कि टिकट जो है वो सीरियल नंबर्ड हो, जनरली उसमें PNR नंबर होता है। तो आपकी जो टिकट है उसमें PNR नंबर होगा, जो आपकी कॉस्ट है ट्रांसपोर्टेशन की वो होगी, उस पर कितना जीएसटी लगा है वो होगा। जरूरी नहीं है कि रिसिपिएंट का नाम हो, इट इज नॉट नेसेसरी, ठीक है। प्रोहिबिशन ऑफ अनऑथोराइज्ड कलेक्शन ऑफ टैक्स, प्रोहिबिशन ऑफ अनऑथोराइज्ड कलेक्शन ऑफ टैक्स। अब ध्यान से समझो बात को। अगर आप अनरजिस्टर्ड हो, अगर आप अनरजिस्टर्ड सप्लायर हो तो आप टैक्स नहीं कलेक्ट कर सकते, आप टैक्स नहीं कलेक्ट कर सकते। आप रजिस्टर्ड पर्सन हो और आपकी सप्लाई पे जीएसटी लगती है, सपोज कर लो 12% की, तो आप 12% के ऊपर का जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकते, आप 18% नहीं कलेक्ट कर सकते, 28% कलेक्ट नहीं कर सकते। पहला, अगर अनरजिस्टर्ड हो तो जीएसटी कलेक्ट ही नहीं कर सकते, और अगर रजिस्टर्ड हो तो उतना ही जीएसटी कलेक्ट कर सकते हो जितना तुम्हारी सप्लाई पे लगता है, उससे ज्यादा कलेक्ट नहीं कर सकते, राइट। तो अगर तुमने अनऑथराइज्ड वे में कोई जीएसटी कलेक्ट कर लिया है, मतलब तुम अनरजिस्टर्ड हो
लेकिन फिर भी तुम जीएसटी कलेक्ट कर रहे हो। और अगर तुम रजिस्टर्ड हो तो जरूरत से ज्यादा जीएसटी कलेक्ट कर रहे हो, तो जो भी जीएसटी तुम अनऑथराइज्ड वे में कलेक्ट करोगे वो पैसा तुम्हें गवर्नमेंट को रेमिट करना पड़ेगा, वो तुम अपने पास नहीं रख सकते। A person who is not registered person shall not collect in respect of any supply of goods or services or both any amount by way of tax under this act. No registered person shall collect the tax except in accordance with the provision of this act or the rules made thereunder. तो अगर रजिस्टर्ड हो तो 12% से टैक्स लगता है तो 12% ही ले सकते हो। अगर एग्जेम्प्टेड है तो टैक्स नहीं ले सकते हो। अगर बाय चांस तुमने अनऑथराइज्ड वे में कोई टैक्स का पैसा कलेक्ट कर भी लिया और पकड़े गए तो वो पैसा तुम्हें गवर्नमेंट को रेमिट करना पड़ेगा। अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी इंडिकेटेड इन द टैक्स इनवॉइस और अदर डॉक्यूमेंट। जो भी टैक्स इनवॉइस होगी उसमें तुम्हें टैक्स के पैसे को अलग से इंडिकेट करना पड़ेगा। मैंने आपको जब टैक्स इनवॉइस दिखाई तो उसमें वैल्यू ऑफ सप्लाई अलग दिखाई और जीएसटी अलग दिखाया। चाहे वो फ्रेट बिल हो, चाहे वो आपका पैसेंजर टिकट हो, कुछ भी हो, कोई भी इनवॉइस हो, कोई भी डॉक्यूमेंट हो, कोई भी टैक्स कलेक्टिंग डॉक्यूमेंट हो, उसके अंदर आप स्पेसिफिकली सेपरेटली इंडिकेट करते हैं टैक्स की अमाउंट को। Notwithstanding anything contained in this act or any other law for the time being in force, where any supply is made for a consideration, every person who is liable to pay tax for such supply shall prominently indicate in all the documents relating to the assessment, tax invoice and other like documents the amount of tax which shall form the part of the price of such supply is made। कुल मिला के जो बात वो कर रहा है वो सिर्फ इतनी सी कर रहा है कि आपको आपके टैक्स इनवॉइस के अंदर सेपरेटली टैक्स का पैसा इंडिकेट करना है। अगर आप टैक्स का पैसा इंडिकेट नहीं करते हैं तो रिसिपिएंट को आईटीसी नहीं मिल पाएगा। रिसिपिएंट को आईटीसी तभी मिलता है जब आप टैक्स इनवॉइस में सेपरेटली टैक्स के पैसे को क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। यहां तक हमने जो बातें करी इसमें किसी को डाउट है तो पूछिए। चलिए अगला आता है आपके पास क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट। अगला आता है आपके पास क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट। क्रेडिट नोट और डेबिट नोट क्या होता है ये मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं। आदित्य ने सप्लाई करे गुड्स टू श्रेयांश। आदित्य किधर के हैं सर? आदित्य कानपुर के हैं और श्रेयांश दिल्ली के हैं। ठीक है, ध्यान से समझना। इनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो 10,000 kg का हुआ है और इस 10,000 kg की जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है वो 1 लाख है और इस पे जो जीएसटी है वो 12,000 रुपए की है एट द रेट ऑफ 12%। राइट। अब श्रेयांश कानपुर आए आदित्य के पास और उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया। आदित्य ने इनवॉइस इशू कर दी 1,12,000 रुपए की। श्रेयांश ने 1,12,000 रुपए पे कर दिए और दिल्ली चला गया। आदित्य क्या कर रहे हैं? आदित्य इनके गुड्स को लोड करवा रहे हैं गाड़ी में। ठीक है ना, आदित्य इनके गुड्स को लोड करवा रहे हैं गाड़ी में और इस गाड़ी से इन गुड्स को दिल्ली भेजा जाएगा। राइट। अब जब हमने इस पे लोडिंग करनी स्टार्ट करी तो हमारा जो 10,000 kg था वो इतने में आ गया। 10,000 kg इतने में आ गया। मतलब अभी थोड़ी सी जगह खाली पड़ी हुई थी, थोड़ी सी जगह खाली पड़ी हुई थी और इस खाली जगह में अराउंड 2,000 kg माल और आ सकता था। तो आदित्य ने क्या किया? आदित्य ने कॉल किया श्रेयांश को कि श्रेयांश भाई ये जो गाड़ी है इसमें 10,000 kg का माल तो मैंने लोड कर दिया है लेकिन गाड़ी अभी थोड़ी खाली है तो भाड़ा तो पूरा ही जाएगा, तो अभी इसमें 2,000 kg और आ सकता है, तो तुम कहो तो मैं भिजवा दूं। श्रेयांश कहता है चलो ठीक है, आप एक काम करो 2,000 kg और भिजवा दो, मैं आपको बाद में इसका पेमेंट कर दूंगा। ठीक है भाई। तो इसमें अब क्या किया? आदित्य ने 2,000 kg और अपलोड करवा दिया। ठीक है ना, इस पे 2,000 kg और अपलोड करवा दिया गया। अब ध्यान से देखिए तो हमने इनवॉइस कितने का इशू किया हुआ है? हमने इनवॉइस इशू किया है 10,000 kg का।
लेकिन हमने सप्लाई कितने की कर दी है सर? हमने सप्लाई कर दी है 12,000 केजी की। तो आदित्य को 2,000 केजी पे पैसा रिसीव करना है फ्रॉम श्रेयांश। आदित्य ने जो 2,000 केजी पे पैसा रिसीव करना है फ्रॉम श्रेयांश। अब लॉजिक ये है कि इनवॉइस तो केवल 10,000 केजी का गया है। अब आदित्य के पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर वन कि ये जो 2,000 केजी उसने एक्स्ट्रा सप्लाई कर दिया है, इस 2,000 केजी का वो एक नया टैक्स इनवॉइस बना दे और मामला यहीं के यहीं खत्म कर दे। और दूसरा ऑप्शन आदित्य के पास ये है कि आदित्य 2,000 केजी का एक डेबिट नोट इशू करे। डेबिट नोट क्या है? डेबिट नोट श्रेयांश को डेबिट करना है कि हमें श्रेयांश से 2,000 केजी का माल लेना है। ये डेबिट नोट इशू करे और डेबिट नोट में उस इनवॉइस का जिक्र करें कि जिस इनवॉइस के लिए ये श्रेयांश को डेबिट कर रहे हैं। मान लीजिए ये इनवॉइस 201 थी और ये डेबिट नोट नंबर 10 है। तो ये डेबिट नोट नंबर 10 इशू कर रहे हैं और इसमें टैक्स इनवॉइस का जिक्र कर रहे हैं कि हमने जो श्रेयांश को 201 वाली इनवॉइस दी थी उसी के लिए अब हमें इससे 20,000 रुपए और लेने हैं, जिसपे जीएसटी 12% का है। 2,400 रुपए जीएसटी के लेने हैं, 22,400 रुपए हमें और लेने हैं। मतलब डेबिट नोट इज द सब्स्टिट्यूट फॉर टैक्स इनवॉइस। आपने पहले ऑलरेडी एक टैक्स इनवॉइस इशू कर रखा है, उसी इनवॉइस के लिए अगर आपने ज्यादा क्वांटिटी सप्लाई कर दी है तो आप एक नया इनवॉइस इशू ना करके एक डेबिट नोट इशू कर दें जो कि रिफर करेगा उस इनवॉइस को जहां पर आपने ज्यादा सप्लाई कर दी है, राइट। और इस डेबिट नोट को टैक्स इनवॉइस की तरह डील किया जा सकता है। यह जब डेबिट नोट इशू होगा तो आदित्य की 2,400 रुपए से आउटपुट टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, और हमारे श्रेयांश को इस 2,400 रुपए का आईटीसी मिल पाएगा। मतलब कि डेबिट नोट के बेसिस पे टैक्स कलेक्ट करती है गवर्नमेंट और डेबिट नोट के बेसिस पे ही रिसिपिएंट को आईटीसी भी दिया जाता है। अब एक बार मैं आपके लिए रीड कर देता हूं तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। डेबिट नोट का कॉन्सेप्ट क्या है? There can be a situations when after the invoice has been issued, the supplier has erroneously declared a value which is less than the actual value of the goods or services or both provided. ऐसा हो सकता है कि भाई जो माल दिया उसमें इनवॉइस में हमने गलत वैल्यू डिक्लेयर कर दी। मिस्टेक हो सकती है, इंसान है। लाख रुपए डिक्लेयर करना था लेकिन 80,000 रुपए ही डिक्लेयर किया, तो उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं? डेबिट नोट दे सकते हैं। The supplier has erroneously declared a lower tax rate than what is applicable. ऐसा हो सकता है कि सप्लाई पे 18% लगना चाहिए था लेकिन हमने 12% का इनवॉइस इशू किया, तो हम एक्स्ट्रा 6% के लिए डेबिट नोट इशू कर देंगे। द क्वांटिटी रिसीव बाय द रिसिपिएंट इज मोर देन व्हाट हैज बीन डिक्लेयर्ड इन द इनवॉइस। यही मैंने आपको एग्जांपल दिया। इनवॉइस में 10,000 केजी था लेकिन सप्लाई 12,000 केजी हो गया। या फिर कोई भी सिमिलर रीजन मतलब जहां पर हमें रिसिपिएंट से एक्स्ट्रा पैसा लेना है। जब कभी भी हमें रिसिपिएंट से एक्स्ट्रा पैसा लेना है उसके लिए हम उसे क्या इशू कर देते हैं? डेबिट नोट। The debit note or supplementary invoice is a convenient and a legal method by which the value of the goods in the original tax invoice can be enhanced. The issuance of debit note allows the supplier to pay his enhanced tax liability in his returns without requiring him to undertake any other tedious process. तो आप डेबिट नोट के थ्रू ही अपनी टैक्स लायबिलिटी को एनहेंस करके गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर सकते हैं। अब क्रेडिट नोट बिल्कुल उल्टा है। क्रेडिट नोट बिल्कुल उल्टा है। आदित्य ने श्रेयांश को 10,000 केजी सप्लाई किया है, 10,000 केजी सप्लाई किया है। इनवॉइस भी 10,000 केजी का ही दे दिया है, इनवॉइस भी 10,000 केजी का ही दे दिया है। लेकिन प्रॉब्लम यह हो गया कि इस 10,000 केजी में से 1,000 केजी डिफेक्टिव थे, 1,000 केजी डिफेक्टिव था और श्रेयांश ने वो 1,000 केजी रिटर्न कर दिए।
तो अब 9000 केजी की बिलिंग होनी चाहिए थी, लेकिन बिलिंग कितने की हो रखी है? 10,000 केजी की। तो अब आदित्य क्या करेगा? आदित्य 1000 केजी के लिए, आदित्य 1000 केजी के लिए श्रेयांश को क्रेडिट नोट इशू करेगा। क्रेडिट नोट का मतलब कि अब ये पैसा तुमसे नहीं लेना है। तो जब हमें पैसा लेना होता है तो हम डेबिट करते हैं, मतलब कि डेबिट नोट इशू करते हैं। जब पैसा नहीं लेना होता है तो क्रेडिट करते हैं, यानी कि क्रेडिट नोट इशू करते हैं। तो अब ये जब क्रेडिट नोट इशू करेगा, इस क्रेडिट नोट के अंदर वो टैक्स इनवॉइस का रेफरेंस दे देगा कि ये क्रेडिट नोट कौन से इनवॉइस को बिलोंग करता है, कितनी क्वांटिटी हमारे पास रिटर्न आई है 1000 केजी, उसकी वैल्यू क्या है 10,000 रुपए, उस पे जीएसटी क्या है 1200 रुपए। अब इस क्रेडिट नोट की इंप्लीकेशन क्या होगी? ये जो क्रेडिट नोट इशू हुआ है, इससे आदित्य की जो टैक्स लायबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी। कितने रुपए से? 1200 रुपए से। और श्रेयांश का जो आईटीसी है वो रिड्यूस हो जाएगा। श्रेयांश का आईटीसी कितने से रिड्यूस हो जाएगा? 1200 रुपए से। ध्यान करो, मैंने आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई में सेक्शन 15 सब सेक्शन 3 पढ़ाया था। सेक्शन 15 सब सेक्शन 3 में मैंने आपको डिस्काउंट पढ़ाया था कि डिस्काउंट वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं होता है। डिस्काउंट में मैंने आपको 2 केस बताए थे कि अगर आपने डिस्काउंट को मेंशन कर दिया है टैक्स इनवॉइस में सेपरेटली तो वो नहीं बनेगा, लेकिन अगर आपने डिस्काउंट को आफ्टर सप्लाई दिया है तो 2 कंडीशन मैंने आपको बताई थी। पहली कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि रिसिपिएंट ने अपना आईटीसी रिड्यूस किया हो, रिसिपिएंट ने अपना आईटीसी रिड्यूस किया हो, और ये जो डिस्काउंट होना चाहिए वो एज पर एग्रीमेंट होना चाहिए। अब रिसिपिएंट अपना आईटीसी कैसे रिड्यूस करता है? डिस्काउंट दोगे, डिस्काउंट देने का मतलब क्या हुआ कि तुम्हें ये पैसा अब अपने रिसिपिएंट से नहीं लेना है। तो जब तुम्हें डिस्काउंट देना है तो तुम अपने कस्टमर को क्रेडिट नोट इशू करोगे। क्रेडिट नोट में तुम डिस्काउंट की वैल्यू बता दोगे कि हमने तुम्हें इतने रुपए का डिस्काउंट दिया और इस डिस्काउंट पे इतने का टैक्स है जो रिड्यूस होना है। तो जब क्रेडिट नोट इशू होगा तो जिसने डिस्काउंट दिया है, मतलब सप्लायर ने अगर डिस्काउंट दिया है, तो सप्लायर की टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी और रिसिपिएंट का आईटीसी क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। तो whenever we have to charge more from the recipient, then we issue the debit note. Whenever we have to charge more, then we issue the debit note. And whenever we have to charge less, then we issue the credit note. ठीक है, बिल्कुल उल्टा है। सप्लायर हैज एरनियसली डिक्लेयर्ड अ वैल्यू विच इज मोर देन द एक्चुअल वैल्यू, तो आपने जो वैल्यू ऑफ सप्लाई दिखाई है वो ज्यादा दिखा दी है। आपने एरनियसली जो टैक्स डिक्लेयर किया है वो हायर डिक्लेयर कर दिया जबकि कम होना चाहिए था। जो क्वांटिटी है वो रिसिपिएंट को लेस रिसीव हुई है जिसकी वजह से आपको क्रेडिट इशू करना पड़ा। क्वालिटी जो थी गुड्स की वो अच्छी नहीं थी जिसकी वजह से रिसिपिएंट ने आपके गुड्स को क्या कर दिया है? वापस कर दिया है। ठीक है, इसके बाद कोई भी सिमिलर रीजन हो सकता है। तो क्रेडिट नोट एक कन्वीनियंट और लीगल मेथड है जिसके वजह से आप क्या कर सकते हो? अपनी टैक्स इनवॉइस को अमेंड कर सकते हो। Issuance of credit note easily allows the supplier to decrease his tax liability in his returns without requiring him to take any tedious process of refunds. I hope ये बात clear है। It is important to note that the credit notes are not permitted to be issued in case of secondary discounts are allowed by the supplier since the tax liability of the supplier does not get reduced in the such case. However, supplier can issue the financial or commercial credit note to reduce the value of supply payable by the recipient to the supplier. ठीक है, तो सेकेंडरी डिस्काउंट्स क्या होते हैं? सेकेंडरी डिस्काउंट्स जो बाद में दिए जाते हैं, मतलब जो एज पर एग्रीमेंट नहीं होते हैं। ठीक है ना, जैसे आपने मुझे एक बड़ा ऑर्डर दिया जिसकी वजह से मैंने आपको डिस्काउंट दे दिया, तो ये कोई एग्रीमेंट का डिस्काउंट नहीं है। और अगर कोई एग्रीमेंट का डिस्काउंट नहीं है तो उसके लिए क्रेडिट नोट इशू नहीं होता है। फाइनेंशियल कमर्शियल क्रेडिट नोट्स इशू होते हैं जो कि जीएसटी डिपार्टमेंट कंसीडर नहीं करता है। क्लियर? चलिए अभी के लिए इतना रखते हैं, बाकी बातें अपन नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।